हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम जो हमारा मॉक टेस्ट 4 हुआ है DU LLB एंट्रेंस का, उसके आंसर्स को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने प्रीवियस 3 मॉड्यूल्स नहीं दिए हैं, हम उनका लिंक एक्टिव कर देंगे। कल में 1-2 दिन में हम उनका लिंक एक्टिव कर देंगे और इसके साथ ही उनका जो लिंक एक्टिव होगा वो हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा और यहाँ कम्युनिटी टैब में आप उसे देख के मतलब वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर आप उनके PDF चाहते हैं तो उनकी PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल भावना एजुकेशन डायरी वहाँ पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और इसके साथ ही टेलीग्राम लिंक ये है भावना एजुकेशन डायरी। और अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDFs ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स को। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के साथ हम डायरेक्ट आपको आंसर्स दिखाते जा रहे हैं क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद इसे देख रहे हैं। तो अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं भी दिया है, आप मॉक टेस्ट दीजिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही है, आपको स्टेटमेंट दी है, कंक्लूजन दिया है, आपको सही ऑप्शंस बताने हैं, कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे मैंने पिक्चर पहले से बना दी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऑल साइड्स आर लेंथ, सारी साइड्स क्या है वो लेंथ है, साइड्स अंदर है और लेंथ बाहर है। सारी साइड्स क्या है वो लेंथ है। नो लेंथ इज ब्रेथ, कोई भी लेंथ ब्रेथ नहीं है, वो अलग होगी। ये वाली जो स्टेटमेंट, ये 2 फिगर हैं, ये हमारी स्टेटमेंट को दिखाते हैं और इसमें क्लियरली दिखाया है कि सारी जो साइड्स हैं वो लेंथ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लेंथ साइड्स हैं और ब्रेथ तो अलग है। अब इसके कंक्लूजन को अगर हम देखें तो ऑल लेंथ आर साइड्स, सभी जो लेंथ है वो साइड है। इसके अकॉर्डिंग इसकी अगर हम पिक्चर को यहाँ पे देखें, नो ब्रेथ इज अ साइड, इसमें भी ये क्लियर है कि कोई भी ब्रेथ साइड नहीं है। अब हम इसको कंक्लूजन और स्टेटमेंट को मिला के देखें तो पहला जो कंक्लूजन है वो ये कहता है ऑल लेंथ्स आर साइड्स। अगर हम पिक्चर 1 में इस कंक्लूजन को पुट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये पहला कंक्लूजन गलत है और दूसरा कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है कि कोई भी ब्रेथ जो है वो साइड नहीं है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यहाँ पे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हमने दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 3 और 4 स्टेटमेंट में, each set of statement is further divided into 3 segments. Choose the alternative where the third segment of the statement can be logically deduced using both the proceedings but not just from one of them. दोनों प्रोसीडिंग्स को क्या करें वो डिड्यूस करें। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ऑल बैट्स आर लॉयन, ऑल बैट्स आर लॉयन। सेकेंड है नो काउ इज लोयन, कोई भी कार जो है वो लायन नहीं है। सम कैमल्स आर काउ, कुछ कैमल्स जो हैं वो काउ है। ये स्टेटमेंट, ये पिक्चर क्लियरली इस चीज़ को दिखा रही है। अब हम इसके कंक्लूजन पे अगर जाएं तो सम लायंस आर कैमल, कुछ लायंस जो है कैमल, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इस वेन डायग्राम से बिल्कुल अलग है। नो कैमल इज बैट, कैमल अलग है, बैट अलग है, कोई डायग्राम मैच नहीं कर रहा। सम बैट्स आर काउ, कुछ बैट क्या है काउ, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राजू वॉक्स 80 मीटर टूवर्ड साउथ, ये मीटर है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डायरेक्शंस देखें, नॉर्थ साइड ऊपर होती है, साउथ नीचे, तो यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट। अब 80 मीटर टूवर्ड साउथ, यहाँ पे 80 मीटर टूवर्ड साउथ गया, ये दिख रहा है, विजिबल है। और इसके साथ जब ये 80 मीटर साउथ गया, देन ही टर्न राइट। अब हमारा जो राइट अगर हम देखें तो वो इस तरफ है, लेकिन हमें इसकी पोजीशन किस तरह से समझनी है कि जब ये यहाँ की तरफ चल रहा है तो इसका फेस सामने होगा, तो इसका राइट इस तरफ होगा। 80 यहाँ पे मीटर क्या है राइट, देन उसके बाद वो क्या कर रहा है, स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट एंड ही कंप्लीट्स अनदर 80
मीटर। यहाँ पे अगेन वो क्या कर रहा है, 80 मीटर कवर करता है। और उसके बाद लेफ्ट, अब जब वो इस तरफ है तो इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ जाएगा। लेफ्ट में 60 जाता है और फिर उसके बाद 60 मीटर जाने के बाद वो फिर लेफ्ट लेता है और 80 जाता है। अब हमें बताना है कि इसका जहाँ से इसने स्टार्ट की थी, इसका इनिशियल पॉइंट और इसकी प्रेजेंट पोजीशन में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 80 मीटर तो इतना है ही और यहाँ पे 60 मीटर है। 80 मीटर प्लस 60 मीटर दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें इसकी पोजीशन दिख जाएगी कि यहाँ से इसने चलना शुरू किया है और अभी ये यहाँ पर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि स्टेटमेंट क्या है, ऑल मैन आर डॉग, सभी मैन क्या हैं, वो डॉग्स हैं। इट्स ओनली स्टेटमेंट, ऑल मैन आर डॉग्स, और सभी डॉग क्या हैं, वो कैट हैं, सभी डॉग कैट हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें एक मिनट, ये देखिए या अब ये जो पोर्शन है ये डॉग वाला, डॉग भी है और कैट भी है, डॉग एंड कैट। अब इस पिक्चर को अगर हम एनालाइज करें तो ये जो मैन का पोर्शन है इसमें से जितने मैन हैं वो सभी डॉग हैं, लेकिन सभी जो डॉग्स हैं वो मैन नहीं हो सकते। अगर सभी डॉग मैन नहीं हो सकते तो सभी कैट भी मैन नहीं होगी। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल मैन आर कैट्स, सभी मैन क्या हैं, वो कैट हैं। ऑल कैट्स आर मैन, और सभी कैट क्या है, मैन। तो यहाँ पे क्लियरली ये हो रहा है ओनली एज्यूम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, और इसमें सेकेंड जो दी गई है वो गलत है। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स एंड सोर्सेज फ्रॉम विच मनी फ्लोज इनटू द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया इज। तो कंसोलिडेट फंड में रिवेन्यूज आते हैं, ज़्यादातर ऑप्शंस हम रिवेन्यू टिक करते हैं। रिवेन्यूज के साथ यहाँ पे लोन और काफ़ी जो रीपेमेंट्स ऑफ लोन और अदर काइंड के यहाँ पे टैक्सेस भी फॉल करते हैं। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ रॉ 62% है और इसमें रानू की 24th रैंक है फ्रॉम द लेफ्ट। रानू की रैंक 24th है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो एंड रमन इज 20 फ्रॉम द राइट। रमन की है 20 फ्रॉम द राइट। फाइंड आउट द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन। अब अगर हम इस पूरी लाइन को देखते हैं तो पूरी लाइन के नंबर्स कितने हैं, पूरी लाइन के नंबर्स हैं 62, जिसमें से इतने नंबर यहाँ पे इतने नंबर 20 हैं, इतने नंबर 24 हैं, यानी कि 24 और 20। अब हमें इनके बीच के नंबर बताने हैं, तो बीच के नंबर यानी कि हमें ये वाला पोर्शन बताना है। ये वाला पोर्शन बताने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसको 62 से माइनस करना है। तो हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 18, आंसर 18 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ रो। यहाँ पे एक रो में 40 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद रॉय क्या है, 15 फ्रॉम द राइट, 15 फ्रॉम द राइट एंड देयर आर एग्जैक्टली 14 स्टूडेंट्स बिटवीन रॉय एंड मनीष। यहाँ पे 15 है, 15th नंबर पे रॉय है और ये क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 40 स्टूडेंट्स हैं, 14 स्टूडेंट्स हैं इसके बीच में और रॉय और मनीष के बीच में। यहाँ पे क्या है, मनीष है। अब इसके साथ देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मनीष फ्रॉम द लेफ्ट। मनीष की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं। 40 स्टूडेंट्स में से हम इन दोनों स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे, दोनों स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे इसकी रैंक मिल जाएगी कि यहाँ पे मनीष की रैंक क्या है। तो मनीष की रैंक होगी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द विनर ऑफ द US ओपन 2019 मेंस टाइटल। तो 2000 ये जो US ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन होते हैं, ये ओपन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, राफेल नडाल।
आपको सारे मॉक ज़रूर सॉल्व करने हैं। और इसके साथ एक और मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी, जो काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो इन्होंने गलती की है उससे लेकर। तो जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक दिया, मान लीजिए आपने फर्स्ट मॉक दिया, सेकंड मॉक दिया, थर्ड मॉक दिया, तो मॉक देने के बाद आपने सही गलत देख लिया, अपने जिसमें डाउट था देख लिया, आप उसको रिवाइज नहीं करते हो, आगे मॉक बढ़ जाते हो और उन मॉक के क्वेश्चंस जो आपके गलत होते हैं या जिसमें आपको डाउट होता है, आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करते हो या लिखते नहीं हो। तो जो क्वेश्चन आपको अगर 100 क्वेश्चन एक मॉक में मिले हैं, तो आपका ये पर्पस होना चाहिए कि आपके सही या गलत जितने हों वो एक तरफ है, लेकिन आपके वो सभी क्वेश्चंस आगे के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। जो गलत हैं उनको आप रिवाइज करो, उनको हाईलाइट करके रखो। पीडीएफ आपको दी है, नहीं अगर आप पीडीएफ नहीं ले पा रहे हो टेलीग्राम से, तो भी आप उनका स्क्रीनशॉट लो। कहीं से भी जब आप मॉक दे रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन पूरी तरह से आपको आना चाहिए कि इनकेस वो क्वेश्चन दोबारा आए तो दोबारा आपसे गलती ना हो। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। जितना आप पढ़ रहे हो साथ के साथ उससे आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिसक्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारी 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बात करती है। टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। पहले 8 शेड्यूल थी, उसके बाद यहाँ पे 4 शेड्यूल और ऐड की गई और इसी के साथ अब टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे बताना है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये आपको विजिबल है, एक बार इनको कंसिडर करते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है, द वॉलंटियरली रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ऑन हुज टिकट कंटेस्टेड द इलेक्शन। ये इसकी क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है। ऑप्शन बी अगर हम देखते हैं, ही वोट्स और abstain from voting contrary to discretion issued by the political party without prior permission। and next जो point है, he joins a political party other than the one and whose ticket he contested the election and got elected। so the correct option is option 1, 2 and 4, hence the option C will be correct। and the next question is, ये blood relation वाले हैं। तो जब मैंने ये पहले बताया था, जब इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है जिसमें कोटेशन में यानी कि दो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट दी होती है, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, एक बार आप पूरा रीड करो। उसके बाद जैसे क्या है ये, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन राम सेज, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए, वो मैन ये रहा, राम क्या कहता है, ये हमने इतना बना लिया बस, हीज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड फादर। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले यहाँ पे लास्ट जो रिलेशन है उसको मार्क करो, माई मैटरनल ग्रैंड फादर। मैटरनल ग्रैंड फादर जैसे ये राम है, राम की मम्मी, मम्मी के पापा क्या है, वो मैटरनल ग्रैंड फादर। ओनली डॉटर ऑफ, मैटरनल ग्रैंड फादर की ओनली डॉटर, उसकी मदर, और उसके बाद ओनली डॉटर, हीज वाइफ इज द ओनली डॉटर। ठीक है, अब हीज वाइफ इज द ओनली डॉटर, और ये जो डॉटर है ये क्या है, उनकी पत्नी है, जिनसे ये रिलेशन बता रहे हैं। अब एक बार इस स्टेटमेंट को पूरा देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन राम सेज, राम ने क्या बोला, इस पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हुए, इस पर्सन को, हीज वाइफ, इसकी वाइफ, इज द ओनली डॉटर है ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर, इनके माई मैटरनल जो है ग्रैंडफादर है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू राम, अब ये किसका पूछ रहा है, अब इज, हाउ इज द मैन पूछ रहा है, तो हमें ये बताना है ये आदमी इनके फादर लगेंगे। अब अगर मान लीजिए ये पूछा जाता, हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वो सन हो जाता। तो ये भी समझना जरूरी है कि किसका रिलेशन किससे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें मैच करना है, तो ये शेड्यूल को मैच करना है कि शेड्यूल कौन से शेड्यूल में क्या बातें कही गई है। तो सबसे पहले जो 6th शेड्यूल है वो ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, जिसमें 4 स्टेट फॉल करते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। और इसके साथ ही जो 2nd शेड्यूल है हमारी, 2nd शेड्यूल यहाँ पे बात करती है प्रोविजन ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके साथ ही जो हमारी 12th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल बात करती है यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। एंड जो 5th शेड्यूल है
वो शेड्यूल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात करती है। Hence the correct option is option A. Next question is, which of the following sections have been inserted in the Indian Penal Code 1860 by the Criminal Amendment Act 2013? तो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 का है उसमें ये चारों सेक्शन ऐड हुए हैं। तो ये सेक्शन रेप से डील करते हैं और इसके साथ ही ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इन सभी को क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। एक क्वेश्चन इससे हमेशा यूजुअली पूछा जाता रहा है DULLB में, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल व्हेन इट गोज टू अदर हाउस और फॉर अ प्रेसिडेंट एसेंट? तो यहाँ पे ये जब कोई भी मनी बिल, सबसे पहले मनी बिल का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मनी बिल से रिलेट करता है वो 110 है, और इसके साथ ही मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश होता है और यहाँ पे से सर्टिफाइड कौन करता है कि वो मनी बिल है या नहीं है? करेक्ट ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, हु सर्टिफाइड अ बिल एज अ मनी बिल व्हेन इट गोज टू अदर हाउस और फॉर प्रेसिडेंट एसेंट? तो ये स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को कहा जाता है। मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 थी, अब 18 हो गई है। तो यहाँ पे ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक्शन। और इसी के साथ ही यहाँ पे 21 टू 18 एज हुई है। इसी के साथ गर्ल्स मैरिज की जो एज है वो अभी तो 18 है, लेकिन इसको 21 होने की बात की जा रही है। ये भी आपका करंट इशू है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन अभी 21 हुई नहीं है, कमेटी का कंसिडरेशन यहाँ पे चल रहा है, देखिए क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉइंट आउट इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज अंडर द CRPC। CRPC से रिलेटेड यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन बी क्लियरली आपको एक बार में दिख गया है। और इसी के साथ ही जो हमारे सही ऑप्शन है वो है ACD। और इसी के साथ ही CRPC की अगर हम बात करें तो ये 1973 में आया था और ये प्रोसीजरल लॉ है। इसके साथ अगर हम IPC को देखें तो IPC सब्सटेंटिव लॉ है। तो यहाँ पे दोनों ही लॉ अलग अलग हैं। ये यहाँ पे प्रोसीजर बताता है कि प्रोसीजर कैसे चलेगा, इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा, और जो इन्वेस्टिगेशन है इन सभी के प्रोसीजर के बारे में ये बात करता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस राजा मैनर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो राजा मैनर जो कमेटी है ये सेंटर स्टेट के जो फिक्शल रिलेशंस हैं उनके लिए बनाई गई थी। और यहाँ पे जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ये कमेटी DMK गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई थी जो तमिलनाडु में थी। तो इसके साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अ सेंटर स्टेट रिलेशंस इंक्वायरी कमेटी वाज सेटअप बाय द यहाँ पे क्या है कि DMK है, द्रविड़ मुनेत्र कळगम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ऑन 2 September 1969 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PV Rajamena to consider the entire question regarding relationship that should subsist between the center and state in the federal setup। तो ये important question है। Next question is, according to Criminal Law Act 2013, the right of private defense of the body extend to the voluntarily causing of death or to any other harm to the assistance if the offense which occasions the exercise of the right is the act। तो यूजुअली क्या होता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की डेथ नहीं कर सकते, यानी कि जितना आपके ऊपर डेंजर है आप उसके ही प्रिपोर्शन में उस पर्सन को हार्म पहुंचा सकते हो अपने सिर्फ डिफेंस के लिए। लेकिन कुछ केसेस यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे एसिड अटैक है। एसिड अटैक के साथ अगर आपकी किडनैपिंग हो रही है या तो ऐसे केसेस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सामने वाले पर्सन की अगर आप डेथ करते हो अपने डिफेंस में तो वो एक्सक्यूजेबल माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एसिड अटैक, और एसिड अटैक को 2013 में ऐड किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो वेस्ट बंगाल में बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, इसके साथ महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे अगर हम इन छः को देखते हैं, इन 6 राज्यों में ये क्या है, ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सारे स्टेट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्ट द इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये स्वर्ण सिंह कमेटी है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे यहाँ पे इसको क्या किया था, वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। और 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसके साथ ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए थे। और इसके साथ ही यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनको ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी में एक बार और अमेंडमेंट हुए हैं 2002 में। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था कि सभी पेरेंट्स अपने 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेटेड करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्शियो पर्सोनेलिस मॉरिटर कम पर्सोना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। तो एक जो पर्सनल राइट है एक्शन का वो किसके साथ डील करता है? एक सिंपल पर्सन के साथ। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इसके साथ और भी लीगल मैक्सिम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। इंजीरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजीरिया। तो ये सारे ही जो पास्ट ईयर पे ज़्यादातर जो लीगल मैक्सिम्स हैं वो पूछे जाते हैं, न्यू मैक्सिम्स कम पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक पास्ट ईयर में जितने भी लीगल मैक्सिम्स हैं उनको रिवाइज़ नहीं किया है, फटाफट रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अब DU का एग्ज़ाम बहुत पास है। 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 9 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग। तो आपको 8 तारीख तक अपनी सारी तैयारी कर लेनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। और इसके साथ ही नेक्स्ट है व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड देन इट्स कॉल्ड। जब कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जब एक्सेप्टेंस के साथ कंसिडरेशन होती है तो एग्रीमेंट बनता है। और इसके साथ ही जब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहाँ पे जो पर्सन, मान लीजिए ए ने बी को बोला कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, और वो अपनी कार को सेल करना चाहता है एक सर्टेन अमाउंट पे। तो यहाँ पे ए क्या होगा? ए ऑफरर होगा, क्योंकि ये ऑफर दे रहा है। ये भी पूछा जाता है ऑफरर कौन होगा। और बी, यहाँ पे बी क्या कर रहा है? उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑफरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों तरफ से होता है, रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रेसिप्रोकल। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फॉर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पर्सन। जब वो वन और मोर पर्सन ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स एंड अदर्स इज। तो यहाँ पे जब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? इन्फोर्सिबल बाय लॉ कब होगा? जब उसमें से जिन पार्टी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें से एक पार्टी या कोई अदर पार्टी क्या करेगी? वो इन्फोर्सिबल कराना चाहेगी, तो वो इन्फोर्सिबल होगा। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो यहाँ पे क्या करते हैं? सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे 5 एलिमेंट्स को फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। तो इन सभी में फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। तो प्रपोजल यहाँ पे कौन देता है? प्रपोजल जो पर्सन देता है वो ऑफरर होता है। ऑफरर प्रपोजल देता है और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है। अब इसके साथ उसे रिवोक यानी उसको ब्रेक कब कर सकते हैं? उसको ब्रेक कब कर सकते हैं? जब उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले, एक्सेप्शन की कम्युनिकेशन से पहले कर सकते हैं। एक बार इसमें सेकेंड ऑप्शन को अगर हम कंसीडर करें तो बिफोर द रिजेक्शन ऑफ इट्स कम्युनिकेशन। ये ऑप्शन जो है थोड़ा बहुत हमें
इससे सिमिलर है, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है। जो एकदम एक्यूरेट है, वो एक्यूरेट क्या है कि एक्सेप्टेंस से पहले। जो सेकेंड ऑप्शन है वो एक अदर काइंड है, जैसे कि बिफोर द रिजेक्शन ऑफ इट्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का रिजेक्शन होगी, ये क्या होगा, ये दूसरी पार्टी की तरफ से होगी, ये ऑफरी की तरफ से होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रपोजल में भी रिवोक्ड, प्रपोजल तब रिवोक्ड होगा जिसने ऑफरर है, ऑफरर वो कम्युनिकेशन से पहले उसको वापस दे लेता है या मना कर देता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कंसेंट मीन्स, कंसेंट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले कंसेंट का मतलब होता है सेम चीज पर सेम अमाउंट पे जब जिस पर्सन के लिए वो ऑफर दिया गया वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है, सारे ऑप्शन हैं इसके, लेकिन एक बार इसको समझते हैं। द वॉलंटियरली अकॉर्डेंस विद, और यहाँ पे कॉन्करेंस इन व्हाट इज डन, क्या होगा डन, और प्रपोज्ड बाय अनदर, ये वॉलंटियरली होना चाहिए, सब वॉलंटियरली इंपॉर्टेंट है। फ्री माइंड, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट अगर हम देखें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी गिवन है फ्री कंसेंट क्या है, और फ्री कंसेंट के टाइप गिवन है। फ्री विल यानी आपकी पूरी फ्री इच्छा से होनी चाहिए। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी ऑफ लोक सभा इज असिस्ट बाय कैग। यहाँ पे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड लोकसभा में कौन सी कमेटी क्या करती है, असिस्ट होती है। तो पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है उसे कैग असिस्ट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। इसके साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामाइज द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है यहाँ पे क्या करती है, वो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामाइन करती है, और यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ कैग जो रिपोर्ट बनाता है उसको एग्जामाइन करती है, विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा रखी जाती है। इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो ये आर्टिकल 37 इस बारे में बात करता है। सबसे पहले अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में गिवन है, और यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 37 है वो क्लियरली इस बात को कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो क्या है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं है। हाउएवर एट द सेम टाइम आर्टिकल डिक्लेयर दैट दीज प्रिंसिपल आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हर स्टेट की एक तरह से ये ड्यूटी है कि जब भी वो कोई भी लॉ बनाता है तो इन सभी को क्या करे, इन फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको अपने लॉ में एप्लीकेबल करे, उनको अप्लाई करे। तो करेक्ट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की फर्स्ट चेयरमैन है यहाँ पे जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेटर लेड टू क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल्स। तो जोनल काउंसिल यहाँ पे इसमें से कौन से एक्ट के थ्रू आई है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जोनल काउंसिल्स वर एस्टेब्लिश्ड विया द पार्ट 3 of the State Reorganization Act of 1956. They are statutory bodies. और यहाँ पे क्या है, ये जोनल काउंसिल ये स्टेचुरी बॉडीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वन विच एक्सप्रेस बेस्ट idioms and phrases. It will be wise on your part to let the bygones by bygones. तो bygones by bygones ये अब तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम क्या करो, ऑन योर पार्ट टू लेट द बाइगॉन्स बाइगॉन्स, जाने दो, मतलब कि आपका जो पास्ट था, आपका बुरा पास्ट था, उसको गोन करो, उसको जाने दो, उसको पकड़ के मत रखो, इग्नोर द पास्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे क्या करना है, सेम क्वेश्चन है। चूज द वन विच एक्सप्रेस बेस्ट idioms एंड phrases. सो रीड करते हैं इस लाइन को। He always says that he will help, वो हमेशा कहता है हेल्प करने के लिए, but when it comes to the crunch he does nothing. तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ट्रबल सम मूवमेंट,
यानी कि वो हमेशा कहता है मदद करने के लिए, लेकिन कभी भी मदद नहीं करता है। तो ये इसमें जो इडियम है, इस लाइन को कौन सा इडियम अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है? ऑप्शन डी, ट्रबल सम मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वन वर्ड विच एक्सप्रेस बेस्ट वन वर्ड। यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा मेथड जो कभी भी फेल नहीं होता, तो वो वाला मेथड है इनफेलिएबल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और यहाँ पे इनफेलिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अचूक, बिना चूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन। ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन, इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो है हियरसे। हियरसे का मतलब क्या होता है कि विरुद्ध में मत देना। वो हियरसे वाला हियरसे नहीं है जिसमें एच के बाद ई होता है, ये हियरसे है। और इसमें अगर हम देखें पहला वर्ड ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी का मतलब क्या होता है? ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। और इसके साथ यहाँ पे परजुरी, ये वर्ड आईपीसी में भी यूज़ होता है, इसमें लॉ में। तो इसका मतलब होता है झूठी गवाही देना। और इसके साथ यहाँ पे अगर हम इस वर्ड को देखते हैं आइकोनोक्लाज्म, इसका मतलब होता है जैसे मूर्ति है, ये एक स्टैचू है, स्टैचू को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, यानी कि मूर्ति को एक तरह से खंडन कर देना। तो इसका मतलब ये है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। कैविएट वेंडिटर, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी, सेलर, बी अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर थावर चंद गहलोत, इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है और उस हेल्पलाइन नंबर का नाम है किरण। इसके थ्रू एक नंबर लॉन्च हुआ है, ये मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन के लिए है। और ये जो नंबर लॉन्च हुआ है, इसे कोई भी जो व्यक्ति मेंटली हेल्दी नहीं है, उसके फैमिली वाले, फ्रेंड्स या कोई भी एनजीओ हो सकता है, कोई भी इनकी हेल्प ले सकता है। तो इसके थ्रू इन नंबर से उनको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो इनको क्या करेंगे? उनका ट्रीटमेंट करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो 1 आवर में, उनकी कैपेसिटी ये दिखाई गई है कि वो 300 पेशेंट्स को जो है वो क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। तो ये जो है नंबर हमने अपनी वीडियो में इसमें शो किया है, जिसमें हमने लीगल करंट अफेयर्स की बनाई है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन रक्षक जो है ये किससे रिलेट करता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुआ था उससे रिलेट करता है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेडेड द 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच फॉर द अयोध्या केस। अयोध्या केस से रिलेटेड अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ क्वेश्चन ज़रूर इसमें फ्रेम होने के चांसेस हैं। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है इनमें 5 मेंबर कमेटी हुई थी जिसको हेड किया था रंजन गोगोई जी ने। तो यहाँ पे अभी जो है हमारे जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस एस.ए. बोबडे, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये हुई थी, तो इसको हेड किया था रंजन गोगोई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट को जो है उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू। और ये पार्लियामेंट को पावर होती है कि वो क्या कर सकता है? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है। और इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम थोड़ी पावर्स को देखें तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? इन केस यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे उनका काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन enfeebled by disease of age is induced by B's influence over him as his mental attendants to agree to pay B an unreasonable sum of his professional service B's employees। तो यहाँ पे ये केस अनड्यू इन्फ्लुएंस का है। जब कोई पर्सन पोस्ट में ऊपर होता है और वो दूसरे पर्सन को क्या करता है? अपनी पोस्ट या पोस्ट के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है और कोई अनरीजनेबल काम करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ए है, ए ने बोला बी जिस ऑफिस में काम करता है, ए उसका हेड है, ए ने बी को बोला कि तुम्हारा घर जिसकी कीमत मान लीजिए 50 लाख है, तुम उसको मुझे 10,000 में दे दो क्योंकि मैं तुम्हारा हेड हूँ, तुम मेरी कंपनी में काम करते हो। इसके थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये जो होता है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है।
तो यहाँ पे ए जो कि क्या है इस अपनी एज की वजह से कमज़ोर है, एज की बीमारियों की वजह से कमज़ोर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी सेज टू ए, बी ए से कहता है इफ़ यू डोंट डेनी एंड इट आई शैल एज्यूम दैट इज साउंड, ए से नथिंग, हेयर ए साइलेंस इज इक्विलेंट। तो यहाँ पे ए ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बी ने क्या कहा था, बी ने कहा था कि अगर तुम इसे डेनी नहीं करते तो मैं क्या करूँगा, इसे साउंड माइंड मान लूँगा, इसे साउंड मानूंगा, यानी कि हाँ मानेगा। और इसके साथ ही ए ने कुछ नहीं कहा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये उसके हाँ कहने के इक्वल होगा, यानी कि स्पीच के इक्वल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है कि फाइट होती है दो विमेन के बीच में, ए एंड बी के बीच में। ड्यूरिंग अ फाइट बिटवीन ए एंड बी द टू विमेन, ए पुल्स बी बाय हेयर एंड रिमूव सम ऑफ हर हेयर। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, हेयर रिमूव्स हो रहे हैं। तो ए यहाँ पे किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा, ए यहाँ पे सिंपल हर्ट के लिए गिल्टी होगा। ग्रीवियस हर्ट अलग है, सिंपल हर्ट अलग है। तो जितनी भी सारी ग्रीवियस हर्ट होती है वो सिंपल हर्ट होती है, सारी ग्रीवियस हर्ट सिंपल है, बट सारी सिंपल हर्ट ग्रीवियस हर्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें द डेफिनेशन ऑफ हर्ट की, वो हर्ट किस में कवर करती है, हर्ट की डेफिनेशन बॉडीली पेन को कवर करती है। एक्सेप्ट सो स्लाइट अ हार्म ऑफ विच नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड बी कंप्लेंट ऑफ। तो यहाँ पे द डिग्री एंड सेवरिटी ऑफ पेन इज नॉट अ मटेरियल फैक्टर। यहाँ पे क्या है कि जो इसको पेन हुआ है ये वैसे मटेरियल नहीं है, ये इसलिए सिंपल हर्ट में फॉल करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्पिट ओवर बी, ए ने बी के ऊपर स्पिट किया, ही वुड बी लाइबल फॉर द यूज ऑफ यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। तो यहाँ पे ये क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहा है। अगर हम क्रिमिनल फोर्स की इलिस्ट्रेशंस को पढ़ेंगे उसमें क्लियरली ये मेंशन है। तो इसके साथ ही हम इसके अगर एक्सप्लेनेशन को देखें तो हिटिंग, टचिंग एंड स्ट्राइकिंग अ पर्सन विद एन इंटेंशन टू कमिट सम ऑफेंसेस और टू कॉज फियर, इंजरी एंड अनायंस ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल फोर्स। तो यानी कि यहाँ पे इंटेंशन भी मैटर करती है, और किसी को फियर में लाने के लिए, इंजरी पहुंचाने के लिए, परेशान करने के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं, क्रिमिनल फोर्स में वो क्या करेगा, फॉल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट अंडर आईपीसी। आईपीसी के अंदर ग्रीवियस हर्ट में इसमें से कौन सा फॉल नहीं करता। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, टेम्परेरी लॉस ऑफ हियरिंग कैपेसिटी। इट इज़ नॉट ग्रीवियस हर्ट, बट बाकी के तीनों ऑप्शन क्या हैं, वो क्या फॉल करते हैं, ग्रीवियस हर्ट में फॉल करते हैं। जैसे डिसलोकेशन ऑफ टूथ, दांतों का तोड़ देना, एमेस्कुलेशन, बॉडी पार्ट्स को कुछ को अलग कर देना, टेम्परेरी प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी पार्ट को टेम्परेरी क्या कर देना, अलग कर देना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये किस में फॉल करता है, ग्रीवियस हर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रूल ऑफ लॉ वाज एडेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर। तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बेसिक फीचर में ऐड किया गया था। और यहाँ पे ये जो केस है ये 1992 का केस है। इसके साथ ही ये तीनों केस भी इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन तीनों केसेस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल करते हैं, और इन तीनों केसेस में काफ़ी जो यहाँ पे फीचर्स हैं उनको ऐड किया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह कमीशन। शाह कमीशन यहाँ पे किससे रिलेट करता है, शाह कमीशन रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनोनिम्स ऑफ बीहोल्डेन। तो बीहोल्डेन के यहाँ पे साइनोनिम अगर हम देखें तो क्या होता है, इसका साइनोनिम ऑब्लिगेटेड, साइनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग। और इसके साथ ही यहाँ पे बीहोल्डेन का यहाँ पे गलत मार्क हुआ है, इसका मतलब होता है ऑब्लिगेटेड। ये इसका ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है ऑब्लिगेटेड। और यहाँ पे साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज साइनोनिम ऑफ एप्लॉज। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि करेक्ट अगर इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन है प्राइस, इसका ऑप्शन है प्राइस। और इसका मतलब क्या होता है, एप्लॉज का मतलब होता है तारीफ करना। इसका अगर हम देखें एक और सिमिलर कुछ मतलब इसका एग्यूलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब होता है सही तारीफ करना,
और यूलॉजी मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी का बखान करना, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में गुणगान करना, तो ये इससे अलग है, सिमिलर लगते हैं लेकिन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम्स ऑफ स्किंटुला। स्किंटुला का जो है एंटोनिम्स क्या है? सबसे पहले इसका मतलब होता है कोई चमकने वाली चीज़, यानी कि जिसमें लेश मात्र हो, बहुत ज़्यादा शाइन आए। तो इसका करेक्ट जो मतलब क्या होता है? सिमिलर एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है ह्यू क्वांटिटी, यानी कि डलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम्स बताना है हमें। इसका क्या एंटोनिम्स है? इम्पेक्यूनिशियसनेस। इम्पेक्यूनिशियस का मतलब क्या होता है कि जब पैसों की कमी होती है, यानी कि लेक ऑफ मनी की सिचुएशन। तो इसका यहाँ पे एंटोनिम्स का मीनिंग क्या है? एफ्लुएंस। एफ्लुएंस है इसका एंटोनिम्स का मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में पहली जो इसकी स्पेलिंग सही है वो पहली वाली स्पेलिंग सही है, ग्रीवियस की, और इसमें ग्रीवेंस की। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? शिकायत करना, कंप्लेन करना। नेक्स्ट हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग जो है ऑप्शन बी है, एस्केंडेंसी। एस्केंडेंसी का मतलब होता है कंट्रोल होना, डोमिनेंस होना, प्रभुत्व होना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लिस्ट पेंडेंस। लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है अ पेंडिंग सूट, एक सूट जो क्या है वो पेंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा का करेक्ट मतलब होता है एन ओपिनियन गिवन बाय कोर्ट नॉट नेसेसरी फॉर द डिसीजन। मान लीजिए एक रीजन होता है, जैसे जज ने जजमेंट दी, जजमेंट के साथ वो कई बार क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ रीज़न बताते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ओपिनियंस होते हैं, जजेस के ओपिनियन होते हैं जो कि डिसीजन नहीं होते, डिसीजन के तौर पे मानने भी ज़रूरी नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी डॉटर्स के राइट के बारे में, कि डॉटर का जो होगा फादर की प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट होगा, और उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और यहाँ पे उन लड़कियों के बारे में बात कही कि लड़के शादी तक, लड़कियां उम्र भर, इस तरीके से काफ़ी सारी और कोटेशंस भी कहीं। तो यहाँ पे कुछ ओपिनियंस होते हैं, वो नेसेसरी नहीं है कि क्या हो डिसीजन बन जाए, बट डिसीजन ओनली क्या होता है, वो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लड़कियों का राइट क्या होगा, इक्वल होगा, और इससे रिलेटेड जो सारे चीज़ें थी, जो एक्ट था, उन सभी को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया एंसेस्ट्रल और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा, ऑप्शन डी क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। सोशल जस्टिस के नाम पे उनको प्लेस्ड नहीं किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकसभा पास्ड द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 का, जिसमें वो क्या करेंगे, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोरिस जॉनसन जो कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे, और ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल। प्रपोजल की जो एक्सेप्टेंस है मस्ट बी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, किसी भी तरह से यहाँ पे क्या होनी चाहिए, गलत तरह से नहीं ली होनी चाहिए। तो फैक्ट देखते हैं क्या कहता है। फैक्ट सेड दैट ए मेड अ प्रपोजल। ए ने एक प्रपोजल बनाया टू सेल हिज मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल बी को देने के लिए 25,000 रुपये में। बी एग्री होता है 24,000 रुपये में कि 24,000 रुपये में मैं खरीदूंगा। ए क्या करता है, उस मोटरसाइकिल को सी को बेच देता है 26,000 रुपये में अगले दिन। बी यहाँ पे क्या करता है, बी सू ए फॉर डैमेजेस। यहाँ पे बी को कोई भी डैमेजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कंसिडरेशन अमाउंट था, कंसिडरेशन अमाउंट सिमिलर नहीं है, इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह फॉर्म नहीं होता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो ए के ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, और ए उस मोटरसाइकिल को सी को या किसी और पर्सन को सेल कर सकता है। सो हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर। एक एग्रीमेंट एक माइनर के थ्रू किया जाता है, पर्सन एज्ड बिलो 18 ईयर्स
इज वॉइड एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बनाएगा। फैक्ट देखते हैं। अ बॉय ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज, एक बॉय है जिसकी उम्र 16 साल की है, एग्री टू बाय अ पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स लेने के लिए एग्री होता है फ्रॉम बी से, जिसकी उम्र 21 साल होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल माइनर इज नॉट एलिजिबल टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इसके थ्रू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये है। और इसी के साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र पाल। इसके साथ ही ये बालपाल लाल से भी तीन यहाँ पे फेमस हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी यहाँ पे। और इसके साथ ही जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडियन प्रेसिडेंट, वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमेटी फॉर इवेल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016। मई 2016 में ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी। काफ़ी टाइम से हम पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की डिमांड काफ़ी टाइम से उठ रही थी, तो जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इसके साथ ही ये रिपोर्ट जो है किसकी थी, कौन इसके चेयरमैन थे, वो थे लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स आपके ज़्यादातर चांस हैं, अब जैसे सितंबर में हो रहा है पेपर, यूजुअली जो है 8-10 महीने पीछे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे ज़्यादा चांसेस हैं जनवरी दिसंबर से पूछे जाएं। लेकिन उससे पहले कि आप करंट अफेयर्स जब तैयार करें, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जैसे कि आपका बाबरी मस्जिद है, जम्मू कश्मीर का जो एब्रोगेशन था, उससे चांस अब पूछ भी सकते हैं। आपको उससे कुछ मोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप जनवरी से लेकर अब तक पूरे अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार करें। जनवरी से लेकर आप अगस्त तक के सारे तैयार करें, एग्ज़ाम से 1 वीक पहले तक के। और इसके साथ ही यहाँ पे उससे पहले के 2019 के एंड के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को ज़रूर ध्यान में रखें। तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ वन नासा अवार्ड फॉर प्लान ल्यूनर स्पेस स्टेशन। तो ल्यूनर स्पेस स्टेशन को प्लान करने के लिए नासा की तरफ से यहाँ पे स्पेस एक्स कंपनी को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन। इंडियन आर्मी ने नमस्ते ऑपरेशन स्टार्ट किया है, और ये ऑपरेशन क्या करेगा, कॉम्बैट कोविड-19। तो यहाँ पे इसके साथ ही कोविड-19 से जुड़ी काफ़ी सारी करंट अफेयर्स हैं। इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो थोड़े टाइम पहले हमने बनाई थी। और इसके साथ यहाँ पे इस काफ़ी जो ऑपरेशन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको मेजर ऑपरेशन पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ अनाउंस दैट इट इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कावकास 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज से इंडिया ने विड्रॉवल होने की बात की है, विच इज शेड्यूल टू द टेक प्लेस इन। और इसका शेड्यूल कहाँ पे होने वाली थी, ये रशिया में होने वाली थी, जिससे भारत ने क्या कर लिया है, वो विड्रॉ का अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिक्स गेम्स जो 2021 की होने वाली थी, इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, इसे अपना भारत होस्ट करेगा। सो भारत इसका क्या करेगा, इसको होस्ट करेगा ब्रिक्स गेम्स को 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट, इंडिया की रैंक इसमें 3rd आई है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स ऑन द लिस्ट। तो यहाँ पे भारत की रैंक 3rd आई है। रैंकिंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हमने एक रैंकिंग डाली है। प्रीवियस मॉक टेस्ट में भी कुछ रैंकिंग है। आपको चारों मॉक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। पीडीएफ, इसकी भी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे। आप उन मॉक्स को दोबारा से रिवाइज कीजिए, और मॉक के साथ साथ पास्ट ईयर पेपर्स को रिवाइज करना मत भूलिए। जितना हो सके पास्ट ईयर पेपर भी रिवाइज करो, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे लीगल मैक्सिम्स होते हैं,
कुछ लीगल के क्वेश्चंस भी काफ़ी रिपीट होते हैं, तो स्किप मत करो कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व इन। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। डे वो कोई सा भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, सारे डेज रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल लॉन्च अ जियो इमेजिन सैटेलाइट GISAT-1 यूजिंग GSLV 410। ये इसका सैटेलाइट अलग होते हैं और इनके लॉन्चर अलग होते हैं, आपको दोनों पता होने चाहिए। तो ये लॉन्च हुआ है, कब हुआ है इसका, ये लॉन्चर है GSLV F10 और ये 5 मार्च 2020 को हुआ है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी अनाउंस PM केयर फंड। PM केयर फंड यहाँ पे मार्च में बनाया गया था, लॉकडाउन के टाइम पे 27 मार्च के अराउंड बनाया गया था PM केयर फंड। और ये जो PM केयर फंड बनाया गया था ये कोविड-19 में जो लेबर्स थी उनकी हेल्प के लिए बनाया गया था, स्पेशली लेबर्स की हेल्प के लिए। तो यहाँ पे इसमें जो C है ये सिटीजन के लिए यूज़ होता है। क्या है क्वेश्चन? PM नरेंद्र मोदी अनाउंस PM केयर फंड टू फाइट कोरोना वायरस आउटब्रेक। C in cares stand for citizen. Next question is who was the only Secretary General of the UN to have died while in office? During office यहाँ पे डेग एमुशोल्ड उनकी डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। करेक्ट जो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। इससे पहले बान की मून थे, उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस अभी प्रेजेंट में है। अब ये हमारा क्वेश्चन मैथ्स का है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है ये, एज इनिशियल सैलरी वाज इंक्रीज बाय 40%। अगर आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी है प्रॉफिट एंड लॉस की तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नहीं देखिए तो अभी जाके देखिए और इसके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर परसेंटेज दिख जाए तो ये मान के चलिए एक आइडियल परसेंटेज होती है हमारी 100 होती है। अब एक की सैलरी कितनी बढ़ी है, 40% बढ़ गई। 40% बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, 100 में 40 को जोड़ देंगे 140%। अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 140%। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड, डिस्कशन के पीरियड में उसकी सैलरी 20% डिक्रीज हो गई। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मौके में ये गलती करी है कि उसमें 100 में से 20 घटा दिया। भाई प्रेजेंट सैलरी में से घटाना है। प्रेजेंट सैलरी 140% है, 140 में से 20% को क्या करना है, डिक्रीज करना है, घटाना है। 140 का अगर हम 20% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 14 2 जा 28। अब 14 2 जा 28 यानी 20% सैलरी उसकी कम हुई है। अब उसकी सैलरी 140% थी, 140% में से आप घटा दो 28%, घटा दिया 28% हमने माइनस करा, हमें मिलेगी 112 इतनी परसेंट सैलरी अभी उसके टाइम एक्सिस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन ऑप्शंस देखें। एज सैलरी इंक्रीज ओवर हिज इनिशियल सैलरी बाय 12%। इनिशियल सैलरी कितनी होती है, यानी जो एक आइडियल परसेंटेज 100 इनिशियल थी, अभी 112 है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। उसकी सैलरी 12% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज 18,700 द ओनर लॉसेस 15%। अगर यहाँ पे वो जो प्लॉट है वो 18,700 रुपये का होता है तो उसको 15% लॉस होता है। एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 50% प्रॉफिट। कितना उसको ऐसे सेल किया जाए कि वो 50% उसको क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो 18,700 है ये क्या है। अब देखिए अगर वो इतने अमाउंट में बेचता है तो उसको लॉस होता है 15% का, यानी 18,700 क्या है हमारा 85% है। टोटल 100% में से 15% को लॉस हो रहा है, तो ये इसका कितना है 85% है। तो 85% से हमें इसका कंप्लीट निकालने के लिए कि 100% कितना होगा, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 85 और जब हम 18,700 को डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 220, और 220 को इससे हम क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 200, इतना मिलेगा हमें।
इसको इसके बाद इससे 100 से मल्टीप्लाई करने पे इतना मिलेगा 22,000। अब इसके साथ ही 22,000 का 15% अगर हम निकालते हैं और इसको इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पे इसको करने के 2 तरीके हैं। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 22,000 इंटू में कितना निकालना है, किस रेट पे बेचेगी उसको 15% फ़ायदा होगा, यानी कि वो कितने परसेंट पे बेचेगा, 115% पे। तो 00 से 00 कट जाएगी और जब आप 2020 को और 115 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का क्या मतलब होता है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का मतलब होता है हार्म सफ़र वॉलंटरली। जब आप अपनी मर्जी से हार्म को इन्वाइट करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी डैमेजेस कंपनसेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरवेनिंग एक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो इंटरवेनिंग एक्ट का टाइप नहीं है, वो है एन एक्ट ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का एक्ट कभी भी इंटरवेनिंग एक्ट नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चाइल्ड मैरिज। यूजुअली चाइल्ड मैरिज अगर हम हिंदू यहाँ पे मैरिज एक्ट पर एक वैलिड होती है। वैलिड यूजुअली सारी मैरिजेस जो हैं वो अगर हम देखें वैलिड होती है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, कंडीशंस को छोड़ के। लेकिन जो चाइल्ड मैरिज होती है यहाँ पे जो माइनर है उसके ओपिनियन पे वो वॉइडेबल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज वॉइडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्डिनेंस इज प्रोमुलेगेटेड बाय प्रेसिडेंट। एक ऑर्डिनेंस प्रोमुलेगेट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, कब, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है तब। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल कहता है 52। इसके साथ ही अगर आपने हमारी एक जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं और हाउ टू रिमेंबर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को ट्रिक के थ्रू किस तरह से याद की जाए आप उसे देख सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप सभी आर्टिकल्स को किस तरह से जल्दी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यहाँ पे स्टेट काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि बाकी इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली के परफॉर्म करते हैं। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेवर सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें से कौन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पोस्ट पे कभी भी नहीं रहे हैं, स्टेट किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, वो है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन यहाँ पे हमारे पोस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं बट किसी भी देश के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। कोई कुछ चुराने के लिए जब किसी पर्सन के घर में घुसता है उसे बर्गलर भी बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए ए को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बी के घर में बर्गर था और वो उस बर्गर को खाने के लिए उसके घर में चला जाता है। दैट्स ऑल। आपको ट्रिक है, आप इसे कैसे भी याद कर सकते हैं। करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बर्गलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। इसकी जो ट्रिक है इसमें क्या है कि बाकी की 3 जो कंडीशंस है वो उनकी प्लेस वैल्यू बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी, ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4। इस तरह से यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यूज़ दी गई हैं और इन तीनों की प्लेस वैल्यूज़ ठीक हैं और यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू गलत है क्योंकि एस की प्लेस वैल्यू 19 है और इसके बाद यू की प्लेस वैल्यू 21 है और ए की प्लेस वैल्यू 1 है, और जबकि यहाँ पे 19, 20 और 1 दिया है और होना चाहिए 19, 21 देन ए। तो आप इसको अपनी कॉपी पे पूरे इस तरह से बना के देख सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इंट्रस्टमेंट होता है, मिस अप्रोप्रिएशन होता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है बट नेग्लिजेंस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोएट क्राइम। इनकोएट क्राइम होता है एक इनकम्प्लीट क्राइम, तो यहाँ पे वो है क्रिमिनल अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट ऑफ। इसमें से कौन से आर्टिकल को इफेक्ट देने के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल को लाया गया था, वो है आर्टिकल 21 ऑफ
21 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ ही फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे फंडामेंटल हमारी ड्यूटी के तौर पर भी उसको इसमें रखा गया है ताकि हर बच्चा शिक्षित हो सके। और इसके साथ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो 2002 में आया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके साथ ही बार इज अ यूनिट ऑफ, बार जो है यहाँ पे प्रेशर को नापने की एक यूनिट है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अरेस्टेड पर्सन, एक अरेस्टेड पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट टू ट्रेवल एब्रूड, बिना परमिशन के वो एब्रूड में ट्रेवल नहीं कर सकता है एक अरेस्टेड पर्सन। इसके लिए और भी ज़्यादा अलग अलग गाइडलाइंस हैं, वो डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि किस तरह से रूल बनाए जाते हैं। बट अमॉन्ग दिस ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रेवल एब्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द जेनियोलॉजिस्ट, जेनियोलॉजिस्ट कौन है इसमें से? अ पर्सन हु स्टडीज एंड ट्रेसेस फैमिली लिनेजेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट विच लेटर ऑन बिकम्स WTO, यहाँ पे गेट जो है यहाँ पे किससे आया? WTO के बाद आया है और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एन इंटरनेशनल ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटसाइड विच हाउस वाज गांधी जी असैसिनेट, गांधी जी की मृत्यु यहाँ पे बिरला हाउस के सामने हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज damages are the money recompensate as far as money can do for the violation of the rights, अगर वायोलेशन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो यहाँ पे डैमेजेस हमें मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉट में इंपॉर्टेंट केस तो भी है। एन इंडियन सिटीजन हैविंग अ राइट टू वोट was not allowed to cast his vote on the polling booth by the returning officer. Name of A was mentioned in the voters list. A has also reported at the polling booth in time. However, the candidate in whose favor A would have cast his vote won the election. A filed a suit claiming damages. तो A के पास जनरली इस केस में क्या होता है कि A के पास राइट टू वोट होता है लेकिन उसको पोलियो बूथ पे वोट डालने नहीं दिया जाता और इसके साथ ही यहाँ पे उसके बाद वो इन्फॉर्म भी करता है, वहाँ पे रिपोर्ट भी करता है, बट फिर भी उससे वोट डालने नहीं दिया जाता। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम जनरली लॉस देखें तो वैसा इसमें ऑफिशियली कोई लॉस नहीं होता है लेकिन जो ए का राइट होता है वो वायलेट होता है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए विल बी एंटाइटल्ड टू डैमेजेस, ए को डैमेजेस मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। प्रिंसिपल क्या कहता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाएगा? जब कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा। देखते हैं इसके फैक्ट क्या कहते हैं। अमिता इनवाइटेड बीना, अमिता ने बीना को इनवाइट किया अपने घर पे फॉर डिनर, डिनर के लिए। बीना एक्सेप्टेड द इन्विटेशन बट लेटर डिड नॉट गो, बीना उसके इन्विटेशन का एक्सेप्ट करती है बट क्या करती हैं वो वहाँ जा नहीं पाती। ऑन बीमास फेलियर टू अटेंड, बीमा जो है आ नहीं पाती, इसकी वजह से अमिता फाइल अ सूट अगेंस्ट बीना। अमिता जो है वो बीना के अगेंस्ट सूट फाइल करती है। किससे करती है भाई? प्राइस ऑफ अनकंज्यूमेटेड फूड। ये बहुत ही फनी है। और यहाँ पे इसके साथ ही क्या है कि दिस एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड एज इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट और ट्रिफिल केसेस के लिए कभी भी सूट जो है आप फाइल नहीं कर सकते हो। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बिकॉज अगर हम इसमें देखें तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट था, जिस बात को लेकर ये एग्री हुए थे, वो यहाँ पे इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं था। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉर्पोरेट लाइबिलिटी। सो एक इनकॉर्पोरेट जो कंपनी है, कंपनीज एक्ट के अंडर में उसकी एक सेपरेट एंटिटी है एंड कॉर्पोरेट लाइबिलिटी है। तो इसी के साथ फैक्ट देखते हैं। Certain persons transferred a tea estate to an incorporated company has claimed exemptions from ad valorem duty on the ground that they themselves were shareholders in the company. So the correct option is option A. The shareholders are liable to pay as the company as a separate legal person. कंपनी यहाँ पे मान लीजिए किसी पर्सन ने कंपनी बनाई भी है तो बट जैसे ही कंपनी वो क्या हो जाती है, कंपनी एक्ट में फॉलो करके रजिस्टर्ड होती है, कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसके साथ ही कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे काम करती है
जिसके कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी किसी को सू भी कर सकती है, कंपनी सू भी हो सकती है। तो यहाँ पे वो अलग है, उसकी अपनी एक अलग एंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसओबीडियंस ऑफ एनी ऑर्डर जजमेंट एक्सेट्रा ऑफ द कोर्ट अमाउंट्स टू पर। तो यहाँ पे वो क्या होता है, डिसओबीडियंस ऑफ एनी ऑर्डर इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस टाइम इतना बॉइलिंग है, हर किसी को इसका मतलब पता होना चाहिए। प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट्स, उनकी 1 रुपये की पेनल्टी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आपको नहीं पता क्या केस है पूरा, तो अभी आप जाके इसको सर्च करेंगे। प्रशांत भूषण का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इस पर हमने वीडियो भी बनाई है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, आप सर्च भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्राइम ऑफ अनलॉफुली डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग एनी प्रॉपर्टी बाय फायर इज कॉल्ड एरिसन। किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, अनलॉफुली गलत तरह से जलाना, क्या होता है, एरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ। डेथ के कारण की इंक्वायरी जब होती है उसे क्या बोलते हैं, इंक्वेस्ट बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिविल सूट द पर्सन हु फाइल्स अ सूट और द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज फाइल्ड इज अ कॉल्ड प्लेंटिव। जो पर्सन होता है जो केस फाइल करता है उसे प्लेंटिव बोलते हैं, और जिस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल होता है उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीआईएल। पीआईएल जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ये रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कौन है, जस्टिस पीएन भगवती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पर्सन इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। जब कोई पर्सन ऑफेंस के कमीशन के लिए किसी दूसरे पर्सन को अबेट करता है, तो यहाँ पे उस पर्सन को क्या बोला जाता है, उस पर्सन को अबेटर कहा जाता है। और ये अबेटमेंट है जो कि इंडियन पीनल कोड के अंदर पनिशेबल है। अबेटमेंट एक ऑफेंस पूरी तरह से इसमें दिया गया है, एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो ये यहाँ पे जिस ऑफेंस के लिए है, अबेटमेंट के साथ साथ अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए भी वो पर्सन क्या हो सकता है, लाइबल हो सकता है। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट बाय विच वन पर्सन एम्पावर्स अनदर टू रिप्रेजेंट हिम इज कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। यहाँ पे इसको एक बार समझते हैं। अ फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये एम्पावर्स देता है कि वो उसकी जगह पे खुद को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो ये होता है पावर और अटॉर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है पोलीगामी। सबसे पहले पोलीगामी क्या होता है, जब एक मैन, उसको कई सारी शादी करने की यहाँ पे परमिशन मिली हुई है, तो एक पोलीगामी का जनरली मतलब क्या होता है, अ मैन हु हैव मैनी वाइफ्स, जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ होती हैं उसे क्या बोलते हैं, पोलीगामी। जो कि मुस्लिम्स में अलाउ है, और मुस्लिम में भी 4 अलाउ है, 4 तक अलाउ है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। और अगर हम देखें सिख, क्रिश्चियन, जैव और हिंदूज़ में, यहाँ पे क्या होता है, एक ही मैरिज अलाउ है, पोलीगामी। पोलीगामी के साथ एक पॉलीएंड्री वर्ड भी होता है। पॉलीएंड्री वर्ड में क्या होता है, एक जो वाइफ होती है उसके एक फीमेल, एक विमेन जिसके कई पति होते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। तो ये है, आई होप आपका स्कोर इसमें अच्छा रहा होगा। आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस मॉक का रिजल्ट जो है हम नेक्स्ट डे एक टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। रिजल्ट सिर्फ टेलीग्राम पर शेयर होगा। और एक चीज़ और, जब भी आप मॉक दें तो उसमें ज़रूर इस चीज़ को चेक करें कि आपका यहाँ पे मेल की कंफर्मेशन जब भी आपका सबमिट हो जाए तो उसमें कंफर्मेशन ज़रूर चेक करें। इसमें लिखा हुआ आना चाहिए कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड। अदरवाइज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट नहीं होता है, और ये टेक्निकल एरर की वजह से होता है। तो टेक्निकल एरर की वजह से अगर आपका रिस्पॉन्स सबमिट नहीं हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता सकते हैं अगर रिजल्ट के बाद नहीं आया है। हम इस मॉक को एक बार और क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम है, इस वजह से अपने चारों मॉक के लिंक को आपको बता दिया जाएगा कि कब हम उन चारों मॉक के लिंक्स को एक्टिव कर देंगे, ताकि आप जो है वो मॉक दे सकें और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड इम्पॉर्टेंट PDF और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए। सो थैंक यू।